Welcome back students to your English class. So as you know we have completed with the explanation of the poem Have You Ever Seen. इसका explanation हो गया है. Now we have to solve the exercise. Okay. So first is the warming up, page number 12 पे. So वहाँ से हम start करेंगे. अब देखो सबसे पहला words that have the same spelling but differ in meaning when used in different contexts are called homographs. तो ये मैंने पोएम एक्सप्लेन करने से पहले ही आपको बोला था कि होमोग्राफ्स क्या होता है. स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है जब वो डिफरेंट सिचुएशन में यानी कि कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है. यहाँ पे एग्जांपल दिया है देखो. अ टेम्पल फेयर अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ क्राउड. हर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वाज फेयर. तो ये दोनों एक ही मीनिंग है, एक ही स्पेलिंग है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है उसका. अब नेक्स्ट देखो. अ रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स. और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द सन रोज विद अ गोल्डन ग्लो. दोनों रोज ही है लेकिन एक रोज मतलब फ्लावर है और दूसरा रोज मतलब उठकर खड़ा होना है. सो ऐसे दो अलग अलग मीनिंग है. नाउ सी, थिंक of 5 homographs and list them below. Then write 2 sentences of your own to bring out the difference in meaning. अब क्या दिया है कि यहाँ पे आपको आपके मर्जी के होमोग्राफ्स लिखने हैं. एक्चुअली दिस शुड बी योर सेल्फ स्टडी बट मैं इसके आंसर आपको बता रही हूँ. सी, यू कैन सी द आंसर ओवर हियर. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. हाँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में होमोग्राफ्स है और राइट साइड पे उसके मीनिंग्स है. अभी फर्स्ट है क्लोज. फर्स्ट वन, डिड यू क्लोज द विंडोज बिफोर लिविंग द हाउस. नेक्स्ट, द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज टू द बैंक. अब पहले सेंटेंस में क्लोज का मीनिंग है शट मतलब बंद करना और नेक्स्ट इसमें क्लोज का मीनिंग है नियर मतलब पास में. एक ही स्पेलिंग है लेकिन अलग मीनिंग है. नेक्स्ट, बैट. टॉम हैज अ स्ट्रेंज वे ऑफ होल्डिंग हिज क्रिकेट बैट. वी ऑफन सी बैट्स इन आवर गार्डन इन द लेट नाइट. ऊपर के इसमें बैट मतलब क्रिकेट के बैट जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस में बैट मतलब वो जो कीड़ा होता है ना, एक छोटा सा बर्ड जैसे इंसेक्ट टाइप होता है, छोटा बर्ड टाइप होता है, बटरफ्लाई से थोड़ा सा बड़ा टाइप एनिमल बर्ड टाइप्स होता है वो वाला बैट. नेक्स्ट, फ्लाई. आई लव टू वॉच द बर्ड्स फ्लाई इन द ओपन स्काई. नेक्स्ट, आई हेटेड द एक्सपीरियंस व्हेन आई फाउंड अ फ्लाई इन माई सूप. ऊपर के इसमें फ्लाई मतलब उड़ना और नीचे के इसमें फ्लाई मतलब मक्खी. नेक्स्ट, फोर्थ, लेफ्ट. When you reach the end of the road, turn left. B, she left the office at 5 p.m. ऊपर के इसमें लेफ्ट मतलब लेफ्ट और राइट में का जो डायरेक्शन है वो बताया है. नीचे के इसमें चले गया, लेफ्ट करना मतलब चले जाना. नेक्स्ट, फैन. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स. नेक्स्ट, कैन यू स्विच ऑफ द फैन प्लीज. ऊपर के इसमें फैन मतलब किसी का फैन बोलते हैं ना, मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, वो वाला फैन, एडमायरर जिसको हम बोलते हैं. नीचे के इसमें फैन मतलब अपना पंखा जिससे हम हवा लेते हैं. तो इस तरीके से 5 होमोग्राफ्स का एग्जाम्पल यहाँ दिया है उसके मीनिंग के साथ अलग अलग सिचुएशन में. ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, when words with the same spelling or pronunciation are used in such a way that they convey more than one meaning, a figure of speech involved is called pun. A pun is a play upon words. For example, A, hello, how's life? B, hello, oh, it's a stripe. Find out other examples to pun with the help of your parents or teachers. इसका आंसर देखो यहाँ पे है. यहाँ पे एक न्यू फिगर ऑफ स्पीच दिया है
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये ग्रामर का पार्ट है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए आपको ये एक्सप्लेन करने के बाद ही समझ में आएगा। इसलिए फिलहाल के लिए आप सिर्फ आंसर्स नोट डाउन कीजिए। एक बार हमने फिगर्स ऑफ स्पीच स्टडी कर लिए, फिर आपको ये खुद भी करने के लिए आ जाएगा। सो आंसर्स देखो। When his wife died, he cried for a second. Living life depends on the liver. You cannot buy a cap for your knee. Don't cross the bridge of your nose. So ये हो गया उसका आंसर। Next, third one. In poetry, when a question is asked, not to get an answer but to emphasize a point or fact, it is an example of interrogation. Again ये जो interrogation है वो एक sentence है। For example, when can their glory fade? Isn't it time for the autumn's glow? From a popular book of poem or internet, write down 3 to 4 examples of interrogation used in poetry. So interrogation sentences आते हैं, types of sentences. So उसमें interrogation का एक sentence है, तो आपको उसका example लिखना है interrogation sentences के। So यहाँ पे उसका आंसर है first one. What is this life is full of care. We have no time to stand or stare. Who is here so wild that will not love his country? Next, what men or gods are these? Can flattery soothe the dull cold year of death? So ये उसका आंसर है। Next, so यहाँ पे हमारा वार्मिंग अप वाला पार्ट हो गया है। Now coming back to the English workshop, which is on page number 13. Now see workshop. From each line in the poem, pick out the word that is a homogram. Write its meaning in the context of the phrase used in the poem. Then write the other meaning implied in the question. अब यहाँ पे क्या है कि हमने पोयम ये जो पढ़ी, Have you ever seen, इसमें जितने भी होमोग्राफ्स आए हैं वो होमोग्राफ्स पहले वर्ड्स के सेक्शन में लिख के लेना है, फिर पहले इसमें उसका मीनिंग और दूसरे इसमें उसका अलग मीनिंग, ऐसा लिखना है। So you can see here the table has been given. So ये टेबल आपको वहाँ पे कॉपी करना है। ओके, सो ये बहुत बड़ा है इसलिए आई एम नॉट रीडिंग इट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पोयम पढ़ा चुकी हूँ मैं और उसी में से ये सारा है, तो आप पढ़कर लिख लो। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखो। राइट 2 lines from this poem which you find most humorous. Justify your answer. तो इस पोयम में ऐसे 2 लाइन्स जो आपको बहुत ज्यादा ह्यूमरस लगी और क्यों, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखो क्या है। पहला तो डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, और ये लाइन सबसे ज्यादा ह्यूमरस लगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज द थॉट दैट पुटिंग थ्रेड थ्रू इट्स आई विल मेक इट विंक, इट्स फनी। और दूसरा है व्हाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई, बिकॉज इमेजिनिंग अ बिल्डिंग फ्लाई विद इट्स विंग इज फनी। तो ये 2 उसके आंसर है। ये 2 जो सेंटेंस है वो बहुत फनी है, क्योंकि वैसे सोचना एक बहुत अमेजिंग चीज लगती है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड फ्रॉम द पोयम 3 examples of each: interrogation, pun, personification and alliteration. So ये 4 जो है ये फिगर्स ऑफ स्पीच है।
मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोल रही हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच हम नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे फिर ही वो आपको आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, इसलिए इसके आंसर्स मैं दे रही हूँ कि इंटरोगेशन, पर्सोनिफिकेशन, पन और एलिटरेशन, ये 4 फिगर्स ऑफ स्पीच के क्या एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिए हैं इंटरोगेशन के, पन के, पर्सोनिफिकेशन के और एलिटरेशन के। तो वो आपको कॉपी करके लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट। सो अब ये जो 4th वाला है, इसके लिए तो ये लीव दिस क्वेश्चन, leave question number 4 and come to question number 5. Read the following sentences carefully, then fill in the blanks using appropriate words from the brackets to make pun. अब यहाँ पे देखो उसके आंसर्स दिए हैं, सो कॉपी दैट आंसर्स। और 6th वन जो है एलिस इन वंडरलैंड बाय लुइस कैरल। सो एलिस इन वंडरलैंड एक बुक है, स्टोरी बुक है, बहुत सुंदर स्टोरी है वो। सो यहाँ पे आपको वो रीड करने के लिए बोली है, तो यू कैन रीड दैट पोएम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इफ यू वांट। और यहाँ पे हमारा हैव यू एवर सीन का वार्मिंग अप और एक्सरसाइज, ऐसे दोनों चीजें सॉल्व करके हो गई है, जो कि आपको आपके नोटबुक में और साइड बाय साइड वर्कबुक में भी कंप्लीट करना है, बिकॉज यू हैव मार्क्स फॉर योर नोटबुक्स एंड योर वर्कबुक। सो डू दैट वेल। सो कंप्लीट योर बुक्स प्लीज, बिकॉज इट हैज मार्क्स। जब भी आपको पूछा जाएगा आपको शायद उसके फोटोज भेजने पड़ेंगे, तो प्लीज अपनी बुक्स कंप्लीट रखिए। So now see you in the next class with the next chapter.